नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे रीट 2024 के लिए मनोविज्ञान के मॉडल पेपर नंबर 1 के बारे में। यदि आप रीट 2024 पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। और यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये मनोविज्ञान का मॉडल पेपर लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा पैटर्न के अनुसार हम लेके आए हैं और इस मॉडल पेपर में से 30 में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, आप इन 30 क्वेश्चनों को करने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना अपने मित्रों के साथ मत भूलिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है मेरे प्यारे साथियों। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र पूछा गया है हम लोगों से। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। विकल्प आपके इस प्रकार से हैं: वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, व्यक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन या उपरोक्त सभी। तो मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा? पहले प्रश्न का, जी हाँ, पहले प्रश्न का राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। इसमें वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन भी किया जाता है, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन भी किया जाता है और व्यक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन भी किया जाता है बाल विकास के अंतर्गत। डी ऑप्शन पहले का राइट आंसर रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है, परिपक्वता का संबंध है सृजनात्मकता से, विकास से, बुद्धि से या रुचि से। परिपक्वता का संबंध किससे होता है? तो साथियों, परिपक्वता का संबंध किससे होगा? तो राइट आंसर रहेगा विकास से। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। विकास वह प्रक्रिया है जिसमें बालक मानसिक एवं शारीरिक रूप से परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। अतः विकास का परिपक्वता से संबंध निश्चित रूप से होता है। चलिए, तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था या युवावस्था? कमेंट करिए जल्दी से। 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करता है और अपने स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, तो वह निश्चित रूप से किशोरावस्था में है। ए ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा तीसरे क्वेश्चन का। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न क्रमांक 4 आपकी स्क्रीन पे है। निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा गया है। चिंतन की प्रक्रिया में क्या है? चित्र, प्रतीक एवं चिन्ह, मांसपेशीय क्रियाएं या भाषा? तो चिंतन टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चिंतन से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? तो यदि आपने चिंतन टॉपिक पढ़ रखा है तो निश्चित रूप से आपका राइट आंसर इसमें क्या रहेगा? मांसपेशीय क्रियाएं। ये कम इंपॉर्टेंट है। बाकी चित्र, प्रतीक एवं चिन्ह और भाषा ये चिंतन के लिए महत्वपूर्ण होते ही होते हैं। तो कम महत्वपूर्ण पूछा है तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न क्रमांक 4 का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। 5वां प्रश्न कह रहा है कि बालक के शारीरिक एवं क्रियात्मक विकास की दिशा कैसी होती है? पैर से सिर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, या सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकास की दिशा आपसे पूछी गई है। तो 5वें प्रश्न का निश्चित रूप से आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। विकास जो है सिर से पैर की ओर और शरीर के मध्य से बाहर की ओर होता है, जिसे सिर से पैर को क्या कहा जाता है? सिफेलोकोडल, और मध्य से बाहर की ओर प्रोक्सिमो डिस्टल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 5 का। साथियों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 क्या कह रहा है कि व्यक्तिक विभिन्नता के मिलने के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए।
पहला ऑप्शन व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यताओं को जानने का प्रयास, या व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश। उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। यह आपके 4 विकल्प हैं। तो साथियों, प्रश्न क्रमांक 6 का राइट आंसर क्या रहेगा? अध्यापक को व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास भी करना चाहिए और व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न क्रमांक 6 का। आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 7, बुद्धि का एकल घटक या एकल अवयव सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का एकल घटक सिद्धांत किसने दिया? तो साथियों, बुद्धि का एकल घटक सिद्धांत जो दिया था वो किसने दिया था? अल्फ्रेड बीने ने दिया था। किसने दिया? अल्फ्रेड बीने ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा, अल्फ्रेड बीने। आपको मैं बता दूं साथियों, द्विखंड सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है, बहुखंड सिद्धांत केली और थ्रस्टन ने दिया है। इनका ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की ओर। 8वां प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास के सिद्धांत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एकीकरण का सिद्धांत, विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत या विविधता का सिद्धांत? प्रश्न क्रमांक 8 का राइट आंसर क्या रहेगा? विकास का सिद्धांत नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत ये विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 9, पद व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य क्या है? व्यापक मूल्यांकन का क्या तात्पर्य है? लंबी अवधि के कई टेस्ट लिए जाए, अध्यापकों के एक समूह द्वारा किया जाने वाला मूल्यांकन हो, या अलग अलग समय में किया जाने वाला मूल्यांकन हो। चौथा विकल्प है विद्यार्थी की समवर्ती के शैक्षणिक व शैक्षणिक आयामों का मूल्यांकन हो। प्रश्न क्रमांक 9 का राइट आंसर क्या रहेगा? जी हाँ, प्रश्न क्रमांक 9 का राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन, विद्यार्थी की समवर्ती के अनुसार शैक्षणिक व शैक्षणिक आयामों का उसका मूल्यांकन किया जाए, वही होता है व्यापक मूल्यांकन। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है? सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान क्या है? अनुभव, रुचि, पाठ्यपुस्तक पठन या जिज्ञासा? तो साथियों, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है जिज्ञासा। यदि बालक में जिज्ञासा ही उत्पन्न नहीं होगी तब तक वह नहीं सीख सकता। डी ऑप्शन 10वें प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 की बात कर रहा है। ये टॉपिक है अपने रीट में कि बातचीत की गई है। पहला विकल्प, ज्ञान का विकास किया जाए, शिक्षण के लिए सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए। दूसरा, विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर। तीसरा, शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र की ओर। चौथा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 11वें का राइट आंसर क्या रहेगा? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। एनसीएफ 2005 में किस किस की बात की गई है कि ज्ञान का विकास किया जाए, शिक्षण के लिए सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाए, निर्धारित किया जाए, पाठ्यक्रम सरल होना चाहिए। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक शारीरिक, सामाजिक आर्थिक या सामाजिक राजनीतिक? व्यक्तित्व का संगठन का स्वरूप कैसा है? 12वें प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक। बी ऑप्शन 12वें का करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न क्रमांक 13 की ओर बढ़ते हैं साथियों। अच्छी लग रही है क्लास तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। 13वां प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? विभेदीकरण स्तर, समझ स्तर, स्मृति स्तर या चिंतनशील स्तर? तो 13वें प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा? शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है साथियों। विभेदीकरण स्तर जो है वो शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। इसमें क्या किया जाता है? विभेदीकरण वाले में बुद्धिलब्धि के आधार पर छोटे छोटे समूह में बांटने की प्रक्रिया विभेदीकरण होती है। ये शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं माना जाता है। 14वां प्रश्न क्या कह रहा है? बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, याद करो, आ गया ना? बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत किसने दिया है? तो बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत किसने दिया? कमेंट करिए। स्पीयरमैन, गेने, थ्रस्टन या गिलफोर्ड? तो राइट आंसर क्या रहेगा?
स्पीयरमैन। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। प्रश्न नंबर 15, किसने कहा एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है? वुडवर्थ, स्किनर, टॉयलर या क्रो एंड क्रो? प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर क्या रहेगा? किसने कहा कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है? साथियों, ये कहा था टॉयलर ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है। बिग एव हंट के अनुसार की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। किस अवस्था के लिए कहा गया है? शेषवावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था या बाल्यावस्था? बिग एव हंट मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि किस अवस्था की विशेषताओं को जानने के लिए सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक ही शब्द है परिवर्तन। जी हाँ दोस्तों, ये कहा गया है किशोरावस्था के लिए। किसके लिए कहा गया है? किशोरावस्था के लिए, क्योंकि किशोरावस्था में निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिद्धांत किसने दिया? क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक, पावलोव, कोहलबर्ग या स्किनर? जी हाँ, आपको हिंट दे देता हूँ। इनके अनुसार सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया है। जी हाँ दोस्तों, ये कहा था पावलोव ने। पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत दिया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटी एक्ट 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। 55 घंटे, 45 घंटे, 40 घंटे या 50 घंटे? तो मेरे प्यारे साथियों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रत्येक अध्यापक को एक सप्ताह में न्यूनतम, ध्यान रखना, 45 घंटे कार्य दिया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ते हैं। निरीक्षण विधि में किया जाता है अपने व्यवहार का अध्ययन, अपना अध्ययन, दूसरों के व्यवहारों का अध्ययन या व्यवहार का विश्लेषण? तो निरीक्षण विधि में निश्चित रूप से कोई व्यक्ति जो है किसी दूसरे व्यक्ति के कार्यों की जांच का अध्ययन करता है। इसका मतलब दूसरों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 20 की ओर आ चुके हम। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, या बालकों को धीमी गति से सीखने वाले और प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल लगाना या लेबलिंग करना, अधिगम की कठिनाइयों व समस्याओं वाले क्षेत्रों का पता लगाना, या उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण करना? तो साथियों, मूल्यांकन का उद्देश्य ऑप्शन डी सही रहेगा कि उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है बालक को, उसका पुष्टि पोषण प्रदान करना। जी हाँ, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा 20वें क्वेश्चन का। नेक्स्ट प्रश्न है 21। कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करेंगे? विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप शिक्षक के रूप में नहीं करेंगे पूछा है। 4 विकल्प है, आप पढ़ के बताइए किसका प्रयोग नहीं करेंगे। 21वें प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। जी हाँ, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, ये युक्ति आपको नहीं अपनानी है। अत्यधिक प्रशंसा नहीं करनी है, प्रशंसा करनी है, बहुत ज़्यादा भी नहीं करनी है। चलिए 21वें प्रश्न का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 22वां प्रश्न क्या कह रहा है? उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं 2 प्रकार से, 4 प्रकार से, 6 प्रकार से या 3 प्रकार से? उपलब्धि परीक्षण कितने प्रकार से दिए जा सकते हैं? साथियों, 22वें प्रश्न का राइट आंसर रहेगा उपलब्धि परीक्षण 2 प्रकार से दिए जा सकते हैं। कौन कौन से प्रकार है? मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण या अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण? 22वें प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। प्रश्न क्रमांक 23 की ओर बढ़ते हैं। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है शून्य, नकारात्मक, सकारात्मक या उपयुक्त सभी? साथियों, सीखने का स्थानांतरण एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से सवाल बनता है रिट में। तो राइट आंसर रहेगा 23वें का उपयुक्त सभी।
सीखने का स्थानांतरण शून्य हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मक भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 24 की ओर। गार्डनर ने 7 अभियोग्यताओं का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, ठीक है ना, और इन्होंने 7 योग्यताएं बताई थी। अंतर्व्यक्तिक अभियोग्यता नहीं है, भावनात्मक अभियोग्यता नहीं है, स्थान संबंधी अभियोग्यता नहीं है, भाषात्मक अभियोग्यता नहीं है। तो साथियों, इसमें भावनात्मक अभियोग्यता शामिल नहीं है। कौन कौन सी है साथ में आपको बता देता हूँ। स्थानिक अभियोग्यता, भाषात्मक, अंतर्व्यक्तिक, शारीरिक, समायोजन की या तार्किक और खेल अभियोग्यता, ये सारी शामिल है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर। ये देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक, 4 विकल्प आप पढ़िए और बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। जहां शिक्षक, जी हाँ, राइट आंसर क्या रहेगा प्यारे साथियों? 25वें का बी ऑप्शन रहेगा, जहां पर शिक्षक विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का उपयोग करने में प्रशिक्षित हो। व्यक्तिक विविधताओं वाले बच्चे हैं तो अलग अलग प्रविधियों का प्रयोग जो है वो शिक्षक करेंगे, तभी विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार बच्चों को सिखा पाएंगे, व्यक्तिगत विविधताओं के बच्चों को पढ़ा पाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न क्रमांक 26 पर आ चुके हैं। किसी शिक्षक को यदि ये लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार से सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, रुकावट आ गई है, शिक्षक को इसे कैसे दूर करना चाहिए या कैसे शिक्षण करवाना चाहिए? 26वें का राइट आंसर बताना है। प्यारे साथियों, विकल्प है सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए, विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए या विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए। साथियों, राइट आंसर क्या रहेगा इसका? चलिए बताइए, 26वें का राइट आंसर क्या रहेगा? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति का पता लगाना चाहिए। ठीक है, ए ऑप्शन। अगला है TAT। किसके द्वारा बनाया गया? आल्पोर्ट, रोसा, मेस्लो या मुर्रे? TAT शारीरिक अंतर्बोध परीक्षण, जी हाँ दोस्तों, 1935 में बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? मॉर्गन और मुर्रे द्वारा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा साथियों, TAT। अगला है 28वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्याता करता है? व्यवहारवाद, संबंधवाद, मनोविश्लेषणवाद या गेस्टाल्टवाद? अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, जी हाँ दोस्तों, ये गेस्टाल्टवादियों द्वारा प्रतिपादित किया गया था। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है ना, कोहलर, कोपका और वर्दीमर ये गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक रहे हैं। चलिए प्रश्न संख्या 29 देखिए, लड़का पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम कौन से हैं? ये तो साइंस का है, सबको आना ही चाहिए। XP, CX, XY या XX? कौन से क्रोमोसोम लड़का पैदा होने के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो ये होते हैं XY क्रोमोसोम। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न संख्या 29 का। अगला और अंतिम 30वां प्रश्न है साथियों, कमेंट बॉक्स में लास्ट में कमेंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन आज की क्लास में सही हुए हैं। और ये मॉडल पेपर आपको सभी विषयों के मिलने वाले हैं। लेवल 1 और लेवल 2 के सभी विषयों के मॉडल पेपर एग्जाम तक आपको करवाए जाएंगे। अंतिम प्रश्न है, सीखने की खेल विधि उपयोगी है? बाल्यावस्था हेतु, परिपक्व अवस्था हेतु, पूर्व बाल्यावस्था हेतु या युवा अवस्था हेतु? खेल विधि जो है बाल्यावस्था हेतु उपयोगी है साथियों। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। बालक में, इस अवस्था में बालक में सीखने के लिए खेल विधि सबसे उपयुक्त होती है, क्योंकि इस अवस्था में बालक के अंदर चंचलता की अधिकता, मन में अस्थिरता तथा समायोजन की भावना का अभाव पाया जाता है, जिससे उसमें अधिगम कार्य बहुत ही मंद गति से होता है। खेल विधि के द्वारा बच्चों में अधिगम प्रक्रिया को तेज किया जा सकता है इस अवस्था में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा 30वें प्रश्न का। साथियों, आज के इस मनोविज्ञान के पहले मॉडल पेपर में आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए और आज का मॉडल पेपर आपको प्रश्नों का संकलन कैसा लगा?
आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ में, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।